हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट 2013 के इंग्लिश वाले भाग को। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाग 3 भाषा सेकंड जो अंग्रेजी है, इंग्लिश। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। जो बॉडी का एडजेक्टिव है वो क्या है? कॉर्पोरल है या बॉडीली है या फिर कार्पोरियल है या ऑल ऑफ दीज है? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये जो बॉडी का एडजेक्टिव है ना, मतलब बॉडी है, इससे शरीर है, तो इसका एडजेक्टिव शारीरिक होता है ना, तो ये इस सारे ऑप्शन राइट हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दीज। 62 है, एज अनस्टेबल एज क्या होगा? आगे फिल करना है एज अनस्टेबल एज का। अब इसके आगे इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। मतलब वन वर्ड आपको देना, जैसे शब्द समूह के लिए एक शब्द होता नहीं, तो इसमें बताया गया है हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक मैन की हिस्ट्री जो रिटन मतलब लिखी गई हो, बाय हिमसेल्फ किसके द्वारा? खुद के द्वारा जो लिखी गई हो, तो उसको क्या कहा जाता है? बायोग्राफी कहा जाता है या बिबिलोग्राफी कहा जाता है या फिर कैलीग्राफी कहा जाता है या फिर ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो बिब्लियोग्राफी है इसका मतलब होता है किसी ग्रंथ की सूची, मतलब एक पूरे ग्रंथ का लिखना होता है। ठीक है, और बायोग्राफी क्या होती है? किसी की जीवनी होती है। और जो कैलीग्राफी होती है उसका मतलब है सुंदर लेख या सुंदर लिखावट, उसका मतलब ये होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑटोबायोग्राफी, जिसको आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, जो नीचे है सेंटेंस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ से स्टार्ट है, रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। रीता जो है क्या करती है? एक लेटर लिखती है उसको, एवरीडे मतलब डेली। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट रीता है, ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो हो जाएगा सी, मतलब लेटर सबसे आ लेटर से स्टार्ट होगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो इसमें आ लेटर से दो लाइन स्टार्ट हो रही हैं, तो इसमें ध्यान से देखिए। आ लेटर, यहाँ सेंटेंस कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है। रीता राइट्स मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर अ लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता। तो जो लेटर है इज, यहाँ इज होगा ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो प्रेजेंट, इसकी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और थर्ड फॉर्म लगेगी रिटन टू हिम बाय रीता। एवरीडे तो अदर वर्ड है, वो लास्ट में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। यहाँ पर वर्ब दिया गया, ये वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ड है ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब है ना, ये जो वर्ड दिया है क्या है? वर्ब है। इसको चेंज करना है नाउन में। अप्रूव वर्ड है हमारा, अप्रूव। अप्रूव मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की मंजूरी लेना। ठीक है, तो या यहाँ पर नाउन बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, अप्रूवल होगा। ठीक है, अप्रूवल हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 66 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे सेंटेंस दिया गया इसमें करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, जो हिंदी में अलंकार जिसको बोलते हैं ना, वही होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, इसमें कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच होगा वो बताना है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए। पहले ऑप्शन देखते हैं, हाइपरबोल होगा, ऑक्सीमोरोन होगा, मेटाफोर होगा या फिर सिमली होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीमोरोन। पहले इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। फेयर इज फाउल मतलब जो क्या है? निष्पक्षता ही बेईमानी है और बेईमानी ही निष्पक्षता, इसका मतलब ये होगा निष्पक्षता ही क्या है? बेईमानी है। फाउल मतलब बेईमानी करना ना, और बेईमानी क्या है? निष्पक्षता। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीमोरोन में सिमली जो उपमा अलंकार होता है ना, मेटाफर क्या होता है? रूपक अलंकार जिसको बोलते हैं। ऑक्सीमोरोन जो होता है आपका विरोधाभास, मतलब दो बातों का विरोध होता है। तो यहाँ पर फेयर को फाउल बताया जा रहा है और फिर फाउल को फेयर बताया जा रहा है, तो विरोध हो रहा है निष्पक्षता और बेईमानी का। तो इसमें ऑक्सीमोरोन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ नेचर पोइट। इनमें से कौन सा जो है, कौन सा नेचर पोइट था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं, एडगर एलन पो,
या विलियम वर्ड्सवर्थ या वोल सोइंका या वॉल्ट विटमैन। तो इसमें जो नेचर पोइट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, 68 क्वेश्चन है आपका। देखिए, नेम द फेमस पोइट, उस फेमस पोइट का नेम देना है, उसको ऊपर हम बढ़ा दें। नेम द फेमस पोइट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, जो नीचे लाइन्स दी गई हैं इसको जो है किस फेमस पोइट ने लिखा है। ऑप्शन देखिए, सरोजिनी नायडू या फिर तोरूदत्त या रविंद्रनाथ टैगोर या जॉन मिल्टन। लाइन पहले देखिए, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पर आप कोई भी माइंड बिना डर के होता है, मतलब बिना डर वाला माइंड जो है वो क्या करता है, द हेड इज़ हेड हाई, मतलब बिना डरे हुए वाला मन क्या होता है, उसका सर ऊंचा रहता है। तो ये लाइन है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कास्टवे इज फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय, जो कास्टवे जो है ये फेमस शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है वो बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अथर, इसमें अथर का नेम बताना है। रस्किन बॉन्ड है या फिर खुशवंत सिंह है या फिर ईवी लोकस है, सॉरी ल्यूकस है या रविंद्रनाथ टैगोर है। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी है आपका डी ऑप्शन। ओके, 70 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। डेरोगेटरी, इसका जो है सिनोनिम चुनना है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अपमानजनक। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, अपमानजनक। तो इसका करेक्ट सिनोनिम मतलब पर्यायवाची चुनना है आपको। देखिए, पहला ऑप्शन रिजोल्यूशन है। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, संकल्प हो जाता है। ठीक है, और जो सोलेश का वर्ड है ये इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नीचा दिखाना। लेकिन तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है इसमें सी, ह्यूमिलिएटिंग। ठीक है, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब भी होता है क्या, जो इसका वर्ड अपमानजनक है ना, ये इसका मतलब यही हो जाता है ह्यूमिलिएट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। 71 क्वेश्चन इज पूस की रात, ये तो है हिंदी का, इंग्लिश में है, समझ लीजिए। पूस की रात इज रिटन बाय विच फेमस अथर, जो पूस की रात है ये किसके द्वारा, किस फेमस अथर के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद ए ऑप्शन है, बी है सरोजिनी नायडू, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है आर.के. लैज़मैन। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद, ये तो जानते होंगे पूस की रात किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है 72। इन द गिवन टू सेंटेंसेस, यहाँ पर टू सेंटेंसेस दिए हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द आंसर चॉइस, आंसर से चॉइस करना है उस वर्ड को विच हैज़ द सेम मीनिंग एंड कैन बी यूज, जिसकी मीनिंग क्या है, सेम है और यूज़ किया जाता है सेम कॉन्टेक्स्ट के रूप में एज अंडरलाइन पार्ट ऑफ द बोथ सेंटेंस। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन लिखा है लेकिन कहीं दिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहले ऑप्शन देख लीजिए। द स्टेडियम इज़ सो लार्ज, स्टेडियम बहुत बड़ा है, दैट इट कैन सीट मोर देन 200 स्पेक्टर्स। तो इसमें बताया जा रहा है यहाँ पर कितने स्पेक्टर्स को बैठाया जा सकता है, 200, मोर देन 200, 200 से ज़्यादा। दूसरा है मोहन इज़ वाइलिंग टू एडजस्ट हिज टूर प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। मोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है, जो मोहन है वो क्या कर रहा है, एडजस्ट अपने टूर प्रोग्राम को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार। तो यहाँ पर एडजस्ट करने की बात हो रही है, इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहले देख लीजिए। एकोमोड है, होल्ड मतलब पकड़ना, अरेंज किसी को व्यवस्थित करना, या गिव प्लेस मतलब स्थान देना। तो यहाँ दोनों वर्ड का जो कॉमन वर्ड बनता है वो एकोमोडेट बनता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं, या समायोजित कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी वो अपने प्रोग्राम को जो है एडजस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी सीट को एडजस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। देखिए इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच आ गया। आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए 73 क्वेश्चन देख रहे हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ, मतलब इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है जो नीचे दिया गया सेंटेंस है। तो सेंटेंस देख लीजिए कौन सा है यहाँ पर।
इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी जो है किसी भी कैरेक्टर की क्या है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी होती है ईमानदारी। मतलब कैरेक्टर में जो अच्छाई होती है कैरेक्टर की, उसमें रीढ़ की हड्डी माना जाता है ईमानदारी को। तो यहाँ पर देखिए सिमली है, मेटाफर है, एपिस्ट्रोफी है या फिर ऑक्सीमोरन है। तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए जो ईमानदारी को या इंटीग्रिटी को हड्डी बताया गया है, ठीक है। इंटीग्रिटी को क्या मान लिया गया है, तुलना नहीं की गई है, हड्डी ही मान लिया गया है कैरेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पर बिना तुलना किए उसको उसी रूप में ले लिया गया है, ईमानदारी को बैकबोन के रूप में। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाफर मतलब रूपक अलंकार जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, हिंदी में इसको रूपक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है उसको फाइंड करना है इसमें 74 नंबर क्वेश्चन में। ए ऑप्शन है आपका, दिस इज रीड टू गो या लेट अस एम टू डू गो गुड या टेक डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी या आई रोट टू हिम येस्टरडे। इसमें करेक्ट ऑप्शन डी बनता है। ये जो है ग्रामर व्याकरण की दृष्टि से क्या है, करेक्ट सेंटेंस बनता है। चलिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। द पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, मुझे याद है जहाँ तक ये लेसन पोएम में जो था, जो पोएट्री की बुक थी उसमें लेसन 4 था, मुझे अभी भी इसके बारे में याद है, ठीक है। आप हो सकता है अब नहीं जानते है कि नहीं सिलेबस में, लेकिन ये पढ़ी होगी आप लोगों ने। ऑन हिज ब्लाइंडनेस द कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। इसमें से नीचे पोइट्स दिए गए हैं, ये किसके द्वारा कंपोज्ड की गई है, पीबी शैली, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन या रॉबर्ट फ्रस्ट, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये है ऑप्शन नंबर सी, जॉन मिल्टन। तो देखिए ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो इनकी पोएम है, ये पोइट जो हैं ये अंधे हो जाते हैं, मतलब ये अंधे थे, तो इस वजह से उन्होंने अपनी अंधेपन पर जो है ये कविता लिखी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। अपने अंधेपन पर जो अपनी अभिव्यक्ति इन्होंने दी है इस कविता में। और हाँ, ये इस पोएम को क्या कहा जाता है, सोनेट कहा जाता है। सोनेट इंग्लिश में जो पोएम 14 लाइन की होती है ना, 14 लाइन्स की, उसको सोनेट बोलते हैं। जैसे स्टैंजा होता है ना, सेम इसमें 14 लाइन होती हैं। 76 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। जो इनकरेक्टली है मतलब शुद्ध नहीं है, उस वर्ड को हमें यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ ए ऑप्शन है इलुसिडेट या एक्साइल या एक्सोनरेट या एक्सीग्रेट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है मतलब इसमें स्पेलिंग क्या है, मिस्टेक है। यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए, इस जगह पर बीच में जो ई है यहाँ पर ए होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। ये भी सेम वैसे ही है, इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, क्योंकि इसमें जो बीच में ई दिया हुआ है इंस्टिगेट होता है, यहाँ पर ई की जगह आई हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता है भड़काना, ठीक है, किसी चीज़ को उकसाना या कह सकते हैं। 78 क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ ये 78 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड योर हैंड राइटिंग शुड बी। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। योर हैंड राइटिंग शुड बी, आपकी हैंड राइटिंग मतलब आप टीचर हैं अगर, तो हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, तो इंटेलिजेंट होनी चाहिए, मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण होनी चाहिए। तो राइटिंग के बारे में एकदम गलत बता रहा है ना। यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए क्या है, इंटेलिजिबल मतलब सुस्पष्ट या सुबोध है, जो समझ में क्लियर आ जाए। या फिर इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण, इंटेलिजेंट ये इंटेलेक्चुअल एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोवर्ट मतलब शांत, तो यहाँ पर हैंड राइटिंग की बात हो रही है, तो इसमें यह ऑप्शन करेक्ट, मतलब वो राइटिंग आपकी सुस्पष्ट होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आनी चाहिए। चलिए 79 क्वेश्चन है,
गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें प्रॉपर प्रोनाउन चुनना है। ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ ऑल क्या होगा, विच होगा, हु होगा, हुम होगा, इसमें ये बताना है। दैट होगा, कौन सा होगा, मतलब जो सभी जो चीज़ें क्या ग्लिटर्स मतलब चमकती हैं वो इज़ नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं है। तो यहाँ विच देखिए, यहाँ पर चमकने से रिलेटेड है तो कोई सजीव चीज़ तो होगी नहीं। और यहाँ पर 3 ऐसे प्रोनाउन दिए हुए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, जो सजीव के साथ यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कौन सा विच है, वो है, होम है, लेकिन ये सजीव के साथ नहीं यूज़ होता है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो नीचे वर्ड दिया है, इसका जो है उचित मीनिंग हमें चुनना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इटिमोलॉजी, तो इसमें ऑप्शन है एक्ट ऑफ स्पाइंग को बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, जो दोष रहित हो, या लाइकनेस ऑफ अ पर्सन, या स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है, डी ऑप्शन। स्टडी मतलब ये स्टडी होती है किसकी, ओरिजिन ऑफ वर्ड, जो वर्ड्स की उत्पत्ति होती है, शब्दों की, उसकी उत्पत्ति के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर वर्ड दिया है, ये वर्ड है, इसकी उचित मीनिंग चुननी है हमें, ठीक है। क्या है, इनिमिटेबल ऑप्शन नीचे ए दिया हुआ है और इसके आगे का ऑप्शन साइड में है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा सी ऑप्शन, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। इमिटेटेड मतलब किसी चीज़ को अपने या नकल करना, देख को सीखना, जिसको बोलते हैं अनुकरण करना, है ना। तो अनुकरण करने में जो समर्थ हो, क्या वह वर्ड था, इनिमिटेबल था, ठीक है, वो वर्ड था। उसके लिए मतलब जो अनुकरण करने में क्या हो, इनकैपेबल हो, उसे बोलते हैं इनकैपेबल, मतलब असमर्थ हो। यहाँ कैपेबल होता तो इनकैपेबल, जो अनुकरण करने में समर्थ ना हो या वो ना कर सके, उसको बोलते हैं, या ना किया जा सके जिसे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या था, इनिमिटेबल था वर्ड वो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चूज वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन वर्ड यहाँ भी चुनना। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड को क्या बोला जाता है वन वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 82 है ना। तो इसमें बोला जाता है, देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन डिस्कस कर लें। थीस्ट का मतलब क्या होता है, आस्तिक, जो गॉड में बिलीव करता हो। और वेटरान का मतलब होता है अनुभवी, ठीक है, जो काफ़ी क्या हो, अनुभवी हो। फिर है यहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट है। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो अगर ये आपको ऑप्शन पता है तो ये जाहिर सी बात है क्लियर कर लेंगे। तो जो लवर ऑफ मैनकाइंड आपका ऑप्शन बनता है सी, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है इससे। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, इसमें 3 करेक्ट हैं और एक क्या है, इनकरेक्ट है, उसे आपको चुनना है। द एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी, यहाँ अलग अलग है, एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज। दूसरा है, ये तो राइट है, बुक्स आर एसेंशियल टू अ स्टूडेंट, या चेस इज अ गेम विच रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस, या फिर द शर्माज लिव एट एल्गिन रोड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चेस के बारे में बात हो रही, चेस इज़ अ गेम विच, अब चेस के साथ यहाँ चेस सजीव है निर्जीव है, मतलब लिविंग थिंग्स है नॉन लिविंग है, इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो विच होता है इट इज़ यूज फॉर लिविंग थिंग्स, जबकि ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये ग्रामर के क्या इनकरेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में करेक्ट माना जाएगा क्योंकि ये तीनों क्या हैं, करेक्ट हैं। चलिए 84 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें भी वही करना है, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। पहला ऑप्शन है इज़ दिस माई पेन और इज़ इट योर्स, क्या ये मेरा पेन है या तुम्हारा है, पूछ रहा है उससे ना।
फिर है दूसरा ऑप्शन, वी गॉट अप एट dawn एंड हैड ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. वी हैव हॉलीडे ऑन क्रिसमस. या चौथा है कम बैक इन एन आवर्स टाइम. तो इसमें देखिए यहाँ पर हॉलीडे के साथ यूज आर्टिकल जो है अनयूज नहीं होगा, तो ये आपको राइट ऑप्शन बन जाता है. चलिए 85 क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इसमें करेक्ट फॉर्म चुननी है आपको, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए ही, फिर डैश है, ही के बाद क्या है, ही डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 years. तो इसमें देखिए क्या यूज़ होगा, लिव्स होगा, ही लिव्स होगा. अब यहाँ फॉर 5 years यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर समय की बात हो रही है, फॉर या सिंस की बात हो रही है. तो पकड़ लीजिए यहाँ पर कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस लग रहा है. हैज़ बीन, लिविंग दूसरा ऑप्शन है, तीसरा हैव बीन. अब देखिए हैव बीन वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये ही होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हैव बीन नहीं लगता है. फिर लिविंग, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन देखिए टाइम दिया हुआ है, ये टेंस कौन सा है पहचान लीजिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है. इसमें क्या होता है, हैज़ बीन यूज़ होता है, हैज़ बीन एक ही में है, ये रहा हैज़ बीन लिविंग. तो यहाँ ये ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन बनता है. ओके. 86 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेक एंड कॉल. यहाँ पर करेक्ट मीनिंग चुनना है, बेक एंड कॉल का करेक्ट मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में. चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, केम टू नथिंग अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, या अंडर ऑल कंडीशंस, या टू रिब्यूक. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी वाला, अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल में किसी चीज़ को रखना, या जिसको कहते नहीं इशारे पर नचाना वाला वो बात हुई ना, इशारे पर नाचना है, नचाना. तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है. तो 87 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. एक्सपेडाइट, देखिए चूज द करेक्ट एंटोनिम चुनना है, एंटोनिम मतलब विलोम चुनना है इस वर्ड का जो वर्ड दिया हुआ है, ठीक है. वर्ड क्या है, एक्सपेडाइट. तो इसमें ऑप्शन जो दिए हैं वो देखिए, पहला है हॉस्टाइल, दूसरा, हाँ पहले मतलब समझ लीजिए, एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, शीघ्र, मतलब बहुत ही जल्दी. तो इसका बहुत ही जल्दी, देखिए डिले वर्ड आपको पता होगा, ये कॉमन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही देर करना किसी काम में. तो ये ऑप्शन आपका अपोजिट हो जाता है. चलिए अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है. वर्ड सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, द जज एक्विटेड, सॉरी यहाँ है इक्वेटेड हिम. जज ने इक्वेटेड हिम, मतलब उससे इक्वेटेड मतलब होता है किसी चीज़ की अपना मतलब वो निर्णय देना है ना, वो निर्णय दे रहा है निर्दोषता का. द मर्डर चार्ज, मर्डर के चार्ज में वो है क्या, अपना निर्णय दे रहा है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑफ बनेगा, ऑफ द मर्डर ऑफ चार्ज, जो मर्डर ऑफ चार्ज के रूप में जो है उसके वो निर्णय सुना रहा है. चलिए अगला क्वेश्चन है 89, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट की बात आ रही है तो यहाँ ऑप्शन जल्दी से देखिए. पहले लाइन है आपकी, देखिए, द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही अलोन, ही हैज़ वर्कड. तो देखिए हैज़ होगा ही नहीं, पास्ट में हमें कभी हैज़ नहीं लगता है, हैड लगता है. तो हैज़ वाले दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए. और यहाँ पर हैड वर्कड होगा या हैड बीन. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हैड बीन जरूर लगता है, तो यहाँ ये ऑप्शन राइट बनेगा. 90 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड. ग्रामेटिकल कैटेगरी में चुनना है, ठीक है, करेक्ट जो होगा. एडजेक्टिव ऑफ एक्सेंट, एक्सेंट का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, इसका होगा एक्सटेंचुअल, एक्सेंचुअल होगा, ठीक है. ये ऑप्शन करेक्ट बनता है. ये वर्ड है जैसे जो सिंगर होते हैं ना, गाना गाते हैं, तो तान मिलाना या ताल मिलाना या रागिनी जिसको बोला जाता है वो वर्ड होता है. ओके, तो चलिए इंग्लिश वाला पार्ट आपका ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. धन्यवाद.